जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। दोस्तों, एक ही धोबी के यहाँ धुलते थे गुरुदत्त और देवानंद के कपड़े। जानिए क्या हुआ था जब बदली थी दोनों की कमीज, और क्यों और कैसे गुरुदत्त बनाया करते थे अपने मौत का प्लान। शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। आज मैं स्टोरी में आपको गुरुदत्त के जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में अवगत कराऊंगी और साथ में आपको गुरुदत्त के कुछ सुपरहिट गानों की भी याद दिलाऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने ये मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। देखी ज़माने किया आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। गुरुदत्त की देवानंद से पहली मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। अब मजे की बात ये थी कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली और दोनों को कमीज बदलने का पता भी नहीं लगा। बाबू के सामने जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे सामने नहीं पी सकोगी। इधर आओ बोतल। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूँ। अचानक उनकी नजर देवानंद की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी और उन्होंने छूटते ही पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए लेकिन बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब आप भी बताएं, आपने अपनी कमीज कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर का ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त हो गए। दोनों ने साथ मिलकर पुणे शहर की खाक छानी और एक दिन अपने बियर के गिलास लड़ाते हुए गुरुदत्त ने वादा किया, देव अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले ही रहोगे। गुरुदत्त की बात सुनकर देव ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी। बाजी फिल्म हिट साबित हुई और उसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार के लिए पहला सीलिंग फैन खरीदा। इसी फिल्म को बनाने के दौरान उनकी ऐसी कई लोगों से मुलाकात हुई जो उनसे ताउम्र जुड़े रहे। उनमें से एक थे इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो बाद में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर हुए। वो बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। बलराज साहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया था। वो जॉनी वॉकर से इतने प्रभावित हुए कि गुरुदत्त ने उनके लिए खास तौर से रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आधी बन चुकी थी। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। भाग चलो मेरे साथ। है मैं कुछ नहीं। देख निक्की, हम आदमी है फक्कड़, जान देते हैं तुझ पे तो ठीक है, लेकिन एक बात सफा सफा कह देता हूँ, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। गीता रॉय सरल इतनी थी कि रसोई में सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। करार दिल इस तरह मिले। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुना करता था। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले।
गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी याद करती हैं कि वो गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के लिए ले जाया करती थी। 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह बंधन में बंध गए। 2003 में जब अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक ने भारत की 10 सबसे प्रभावशाली फिल्मों के बारे में सर्वेक्षण करवाया तो चोटी की 10 फिल्मों में से 3 गुरुदत्त की फिल्में थी। आने दे पुलिस वाले को। पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं? गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी बताती हैं कि वो बचपन से ही बहुत रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था और वो अपनी पतंगे खुद बनाया करते थे। उनके नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मंगलौर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। चाल चलन में संभालूं या न संभालूं, ये मेरी जाती चीज है, इसमें आपको बोलने का कोई हक। उनको बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नृतक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए थे। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवत गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और अपनी बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। खाक में मोहब्बत। ललिता कहती हैं कि जब भी वो गीता के लिए कोई उपहार खरीदते थे तो उनके लिए भी कुछ न कुछ लाया करते थे। हवा काल घटा ही गई झूम के प्यार लिए डोले। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। गुरुदत्त को कोलकाता से खास प्यार था, उनका बचपन वहीं गुजरा था। सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। जब वो कोलकाता जाते थे तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झाल मुड़ी जरूर खाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है। वहीं से एक रोल ने आकार लिया। खास तौर से एक गाना लिखवाया गया, सर जो तेरा चकराए, और उसे जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा। उसी तरह एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिर लुधियानवी की एक नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुंच गए, लेकिन संगीतकार SD बर्मन का कहीं पता नहीं था। गुरुदत्त ने रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर खराब हुई, लेकिन सीन में वास्तविकता आ गई। नौकरी चली गई, माँ थी वो भी चली गई, हमेशा के लिए चली। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ? बोला। प्यासा बनने के दौरान गीता और उनके बीच दूरियां आनी शुरू हो गईं। कारण था उनकी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती नजदीकियां। यही चेहरा, पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश मुझे। गुप्ता, ये लड़की जहाँ कहीं भी हो फौरन बुलाओ। दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली। उसमें कहा गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नरीमन पॉइंट्स पर आ जाओ, तुम्हारी वहीदा। आओगी मेरे साथ? लेकिन कालू, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर तय करने में तकलीफ होती है तो ये ले दो अन्नी, चिटपट कर ले। जब गुरुदत्त ने ये चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि ये चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। दोनों ने इस चिट्ठी का रहस्य जानने की योजना बनाई। यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अबरार अपनी किएट कार में नरीमन पॉइंट पहुंचे और उन्होंने अपनी कार CCI के पास एक गली में पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति बिस्वा एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को खोजने की कोशिश कर रही हैं। पास की बिल्डिंग से गुरुदत्त भी ये सारा नजारा देख रहे थे। घर पहुंचकर दोनों में इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। जाता है ये उतारो अपनी जूती। गुरुदत्त के मरने से 10 दिन पहले उनकी बहन ललिता और उनके पति उनसे मिलने गए थे। उस जमाने में वो दोनों
कोलाबा में रहा करते थे। उनके यहाँ एक संगीत सभा हो रही थी जिसमें उस्ताद हलीम जाफर खान सितार बजाने वाले थे। वो गुरुदत्त को उस संगीत सभा के लिए आमंत्रित करने गए थे। उस समय गुरुदत्त अपनी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को अंतिम रूप दे रहे थे। गुरुदत्त ने कहा कि उन्हें पार्टियां पसंद नहीं है, इसलिए वो उनके यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन जल्द ही दोनों साथ साथ खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। क्या आप अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर लेंगे? जरूर कर लूंगा। कैसे? शूटिंग और एडिटिंग के सिलसिले में सारी रात आपको स्टूडियो में रहना पड़ता है, फिर आपकी बेटी की देखभाल कौन करेगा? भरोसे वाले नौकर चाकर है। 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। लुटते हुए कारवां जिंदगी के। इसी बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बच्ची को अब कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। फिर मत कहना कि खबरदार न किया। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। मैं घबरा के पी गया। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। दोपहर दिन में उनके पास फोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत खराब है। वहीदा रहमान के बाएं डायलॉग राइटर और गुरुदत्त के दोस्त अबरार अलवी और दाएं गुरुदत्त। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते थे। मैं खत्म नहीं हुआ, मैं साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ। गुरुदत्त ने ही उनको कहा था नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में ये बातें कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक का अपने ही ऊपर परीक्षण कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो अब अपने होस्ट एंड दोस्त शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।